नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शगुन अपशगुन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मनीष पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके उतर ही रहा था कि सामने से स्कूटी से उतरती लड़की को देखकर ठगा सा रह गया। उस लड़की ने बड़ी अदा से हेलमेट उतारकर बालों को झटका तो मानो बिजली सी कौंध गई। उसके स्कूटी खड़ा कर आगे बढ़ने तक वह बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। सलीके से पहनी हैंडलूम की साड़ी, कंधों तक लहराते काले बाल और एक एक कदम नाप तोल कर रखती गरिमा से भरी चाल उसके व्यक्तित्व को अद्भुत आभा प्रदान कर रहे थे। अपनी मौसेरी बहन के बेटे चिरायु के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मनीष उत्सव रिसोर्ट्स आया था। वह लड़की भी उत्सव की ओर जा रही थी। मनीष को कुछ और देर तक उसे निहारने का सुख मिल गया। उत्सव के गेट में घुसते ही वह लपक कर लिफ्ट की ओर दौड़ गई। जब तक मनीष को होश आता लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। मनीष के पास अब इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। पहली बार उसे धीमी गति से चलने के कारण खुद पर गुस्सा आया। जब वह तीसरी मंजिल पर पार्टी वाले हॉल में पहुंचा तो उसी लड़की को अपनी बहन कविता से बात करते देख हैरान रह गया। उसे देखते ही कविता खिलखिलाकर हंस दी। तुम शायद इसी की शिकायत कर रही हो, यही पीछा कर रहा था ना तुम्हारा। ठहरो, अभी इसके कान पकड़ती हूँ। कविता नाटकीय अंदाज में बोली थी। मैं खुद कान पकड़ता हूँ दीदी, मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो चिरायु के जन्मदिन की पार्टी में आ रहा था। कोई मेरे आगे चल रहा हो तो मैं क्या करूँ। मैं ऐसे दिल फेंक लड़कों के लटके झटके खूब समझती हूँ। जरा पूछिए इनसे कि ये महाशय मेरे पीछे ही क्यों चल रहे थे। तेज कदमों से चलकर मेरे आगे क्यों नहीं निकल गए थे। मनीष, तुम्हें मोनिका के इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हारा। कविता को न्यायाधीश बनने में आनंद आने लगा था। ऐसा कोई नियम है क्या दीदी कि सड़क पर किसी लड़की के पीछे नहीं चल सकते। मनीष ने जवाब में सवाल खड़ा कर दिया। नियम तो नहीं है, पर इसे पीछा करना कहते हैं बच्चों, और इसके लिए दंड भुगतना पड़ता है। कविता मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आपका यही निर्णय है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। मनीष जोर से हंसा, पर तभी चिरायु आधमका था और बात बीच में ही रह गई थी। मामा, कितनी देर से आए हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है। चिरायु मनीष की बाहों में झूल गया। मनीष ने छोटा सा पैकेट निकालकर चिरायु को थमा दिया था। इतना छोटा सा गिफ्ट। चिरायु ने मुंह बनाया। खोल कर तो देख, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चिरायु ने बड़े यत्न से कागज में लपेटा हुआ पैकेट एक झटके में फाड़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ओह वाह, वीडियो गेम। मामा, आप सचमुच ग्रेट हो। पापा देखो, मनु मामा मेरे लिए क्या लाए हैं। कपिल वीडियो गेम को देखने में व्यस्त हो गए। कविता भी दूसरे मेहमानों की आवभगत में जुट गई। मनीष का ध्यान फिर पास ही बैठी मोनिका की ओर आकर्षित हो गया। उसके लिए मानो अन्य अतिथि वहाँ होकर भी नहीं थे। उसका मन कर रहा था कि वह बस मोनिका को निहारता रहे। एक दो बार कनखियों से देखते हुए उसकी दृष्टि मोनिका से मिली तो लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जन्मदिन का उत्सव समाप्त होते ही उसने कविता से पूछा, दीदी कौन है वह। पहले तो उसे कभी नहीं देखा। किसकी बात कर रहा है तू। सब कुछ समझते हुए भी कविता मुस्कुराई। वही जो आपसे मेरी शिकायत कर रही थी।
मनीष भी मुस्कुरा दिया। तुझे क्या करना है? तू तो विवाह के नाम से ही दूर भागता है। कैरियर बनाना है। जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में तो विवाह तो सबसे बड़ी बाधा है ना। कविता ने मनीष के ही शब्द दोहरा दिए थे। पर दीदी, मोनिका को देखते ही मैंने अपना ख्याल बदल लिया है। पता नहीं क्या जादू है उसके व्यक्तित्व में, कुछ बताइए ना उसके बारे में। यही तो रोना है जिस मोनिका को देखकर तुम सम्मोहित हुए हो। उसने अपने चारों तरफ वैराग्य और वासना रहित ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि उस तक पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव है। और क्यों ना हो, इस संसार ने भी तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। कविता का दर्दीला स्वर सुनकर मनीष चौंक उठा। ऐसा क्या कर दिया संसार ने मोनिका के साथ? क्षण मात्र में ही अब तक की सुनी हुई समस्त अनहोनी घटनाएं मनीष के मानस पटल पर कौंध गईं। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, हमारे पुराने गौलीगुड़ा वाले घर के सामने डॉक्टर निशीथ राय रहा करते थे। खूब याद है। मनीष कविता की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। हाँ, बचपन में बीमार पड़ने पर माँ उन्हीं के पास इलाज के लिए ले जाती थी। वे हमारे दूर के रिश्ते के चाचा थे। मोनिका उनकी बहन माया की छोटी बेटी है। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? मनीष उतावला हो बैठा। वह उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। 5 वर्ष पहले की बात है। मोनिका का विवाह एक बड़े संपन्न परिवार में तय हुआ था। गोद भराई की रस्म के बाद जब वर पक्ष के लोग वापस लौट रहे थे तो उनकी कार को सामने से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। उस दुर्घटना में भावी वर और उसके पिता दोनों की मौत हो गई। ओह, कितना अप्रत्याशित रहा होगा यह सब। अप्रत्याशित? यह कहो कि बिजली गिरी थी मोनिका और उसके परिवार पर। मोनिका तो पत्थर की हो गई थी। यह सब देखकर उसके माता पिता सांत्वना देने गए थे, पर वर पक्ष ने उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं किया। बैठने के लिए पूछना तो दूर की बात है। कविता ने बताया। कितना संताप झेलना पड़ा होगा बेचारी को। मनीष बुझे स्वर में बोला। 2-3 वर्ष इलाज करवाया गया मोनिका का, तब कहीं जाकर वह सामान्य हुई। अब भी छोटी सी बात से डर जाती है। जैसे तुम उसके पीछे चल रहे थे, पर उसको लगा कि तुम उसका पीछा कर रहे थे। कोई जोर से बोल दे या रात के सन्नाटे के उभरते स्वर, सबसे वह छोटी बच्ची की तरह डर जाती है। माता पिता ने फिर से विवाह की कोशिश नहीं की थी, पर उसके अपशगुनी होने की बात कुछ ऐसी फैल गई थी कि कोई तैयार ही नहीं होता था। माता पिता उसे बहुत प्रोत्साहित किया, ढांढस बताया। तब कहीं जाकर फिर से उसने पढ़ाई प्रारंभ की। अर्थशास्त्र में एमफिल करते ही यह महिला कॉलेज में व्याख्याता बन गई। मुश्किल से 6 माह हुए हैं यहाँ आए। कॉलेज के छात्रावास में ही रहती है। कहीं खास आना जाना भी नहीं है। कभी बहुत आग्रह करने पर हमारे यहाँ चली आती है। कितने दुख की बात है, जीवन ने उसके साथ बड़ा क्रूर उपहास किया है। मनीष को उससे हमदर्दी हो आई थी। जीवन से अधिक क्रूर मजाक तो उसके अपनों ने किया है। 2 बड़े भाई हैं, 1 बड़ी बहन है। तीनों अपनी गृहस्थी में इतने मगन हैं कि छोटी बहन के संबंध में सोचते तक नहीं। मेरी बुआ यानी मोनिका की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। एक और बीमार पति की तीमारदारी, तो दूसरी ओर मोनिका की समस्या। उनका हाल पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। कविता का गला भर आया, आंखें भीग गईं। जो हुआ बहुत दुखद था, पर दीदी, इसका अर्थ यह तो नहीं कि पूरा जीवन एक दुर्घटना की भेंट चढ़ा दिया जाए। मनीष को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम सही कह रहे हो मनीष,
पर यह सब उसे बताएगा कौन? अभी तक तो सबने उसके घावों पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। एक दिन अचानक वह मुझसे मिलने चली आई। बातों ही बातों में पता चला कि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली तो कुछ छात्राएं उसके सामने पड़ गईं। मोनिका को देखते ही वे आपस में ऊंचे स्वर में बातें करने लगीं कि आज सवेरे सवेरे मोनिका मैडम का मुंह देख लिया है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। यह बताते हुए वह रो पड़ी। कविता ने बताया, इस तरह कमजोर पड़ने से काम कैसे चलेगा? उन छात्राओं को तभी इतनी खरी खोटी सुनानी चाहिए थी कि फिर से ऐसी बेहुदा बात करने का साहस न कर पाए। मनीष क्रोध से भर उठा। कहना बहुत सरल होता है, अपनी ही बात ले लो। कुछ ही देर पहले तुम मोनिका के व्यक्तित्व से पूर्णतया अभिभूत लग रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति वही भावनाएं होंगी। कविता व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, आपके इस प्रश्न का उत्तर अभी तो मेरे पास नहीं है। सब कुछ जानने समझने के लिए समय तो चाहिए ना दीदी। मनीष के हर शब्द में गहराई थी, मोनिका के प्रति सहानुभूति थी। कविता बस मुस्कुराकर रह गई थी। मनीष के जाने के बाद कविता सोच में डूब गई। उसके मन में विचारों का तेजी से मंथन चल रहा था। कभी वह मनीष के बारे में सोचती तो कभी मोनिका के बारे में। कब तक यूं ही बैठी रहोगी? ढेरों काम पड़े हैं। तभी कपिल ने उसकी तंद्रा भंग की। क्या करूं? फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। पता नहीं मोनिका को कोई सहारा देने का साहस जुटा पाएगा या नहीं। निराश स्वर में बोल कविता उठ खड़ी हुई। इस चिंता में घुलना छोड़ दो कविता। मोनिका पढ़ी लिखी है, समझदार है, आत्मनिर्भर है। धीरे धीरे अपने बलबूते जीना सीख जाएगी। कपिल ने समझाना चाहा था। कुछ माह भी नहीं बीते थे कि एक दिन अचानक ही सुधा मौसी का फोन आ गया। इधर उधर की बात करने के बाद वे बोली, क्या कहूँ कविता, मन रोने को हो रहा है, पर सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ, शायद तुम ही कोई रास्ता सुझा सको। क्या हुआ मौसी, सब खैरियत तो है? कविता बोली, मेरी कुशलता की इतनी चिंता कब से होने लगी तुम्हें? काश तुमने मुझे समय से सचेत कर दिया होता। क्या कह रही हो मौसी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कविता परेशान हो उठी। मैं उस मुई मोनिका की बात कर रही हूँ। पता नहीं कब से प्रेम लीला चल रही है दोनों की। अब मनीष जिद ठाने बैठा है कि विवाह करेगा तो मोनिका से ही, नहीं तो कुंवारा रहेगा। मेरा विश्वास करो मौसी, मुझे तो इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है। पर मनीष तो कह रहा था कि वह मोनिका से पहली बार चिरायु के जन्मदिन पर ही मिला था। उस समारोह में तो बहुत से लोग आमंत्रित थे। कहाँ क्या चल रहा था मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब तो कुछ करो कविता। मेरा तो एक ही बेटा है, उससे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सुधा फोन पर ही रो पड़ी। ऐसा मत बोलो मौसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई ही हो। कविता ने उन्हें ढांढस बधाया। इसमें क्या अच्छाई होगी, मेरी तो सारी उमंगों पर पानी फिर गया। इससे तो मनीष कुंवारा ही रह जाता तो मैं संतोष कर लेती। कविता, वादा कर कि तू मनीष को समझा लेगी। ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगी मौसी, पर कोई वादा नहीं करती। तुम तो जानती ही हो आजकल कौन किसकी सुनता है। जब मनीष तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो मेरी क्या मानेगा। कविता ने अपनी विवशता जताई थी। प्रयत्न करने में क्या बुराई है, तुझे तो बहुत मान देता है, शायद मान जाए। अपनी मौसी के लिए तो इतना भी नहीं करेगी। सुधा ने जोर डालते हुए कहा था। क्यों शर्मिंदा करती हो मौसी,
मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। कविता ने सुधा को आश्वस्त तो कर दिया, पर अति व्यस्तता के कारण अगले 2 महीने तक मोनिका और मनीष से मिलने तक का समय नहीं निकाल पाई। पर एक दिन अचानक सुधा मौसी को आया देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आओ मौसी, तुम्हारा फ़ोन आने के बाद व्यस्तता के कारण मनीष से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाई। मैं आज ही मनीष से मिलने की कोशिश करूंगी। कविता मौसी को अचानक आया देख वह अचकचाकर बोली, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटी, मैं तो उन दोनों का विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ। मनीष को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह माना ही नहीं। पता नहीं उस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया। बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। सुधा मौसी भरे गले से बोली और निमंत्रण पत्र देकर उल्टे पांव लौट गईं। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें रोक नहीं पाई कविता। शायद वे मनीष और मोनिका के विवाह के लिए कविता को भी दोषी मान रही थीं। सुधा मौसी तो निमंत्रण पत्र देकर चली गईं, पर कविता के मन में बेचैनी हो रही थी कि आखिर मनीष क्यों मोनिका के बारे में सब कुछ जानने के बाद विवाह के लिए राजी हो गया, और मोनिका कैसे अपनी पुरानी यादों को भूलकर विवाह के लिए तैयार हो गई। कविता ने मनीष और मोनिका से बात की तो दोनों ने ही कहा, दीदी हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है। साथ ही हम यह भी समझ गए हैं कि शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। अतः एक दूसरे को समझने के बाद ही हमने शादी का फैसला लिया है। कविता ने अपने में कई ताजगी का अनुभव किया। मनीष और मोनिका का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। यद्यपि सुधा मौसी किसी अशुभ की आशंका से सोते हुए भी चौंक जाती थीं। मनीष और मोनिका के विवाह को अब 5 वर्ष का समय बीत चुका है। 2 नन्हे मुन्नों के साथ दोनों अपनी गृहस्थी में कुछ ऐसे रमे हैं कि दीन दुनिया का होश ही नहीं है उन्हें। पर सुधा मौसी हर परिचित को यह समझाना नहीं भूलती कि शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। यह तो केवल पंडों का फैलाया वहम है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।